जी हाँ दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइबल एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, अभी आपको हिंदी का एक ही वीडियो कल दिया गया था, जिसमें से हमने हिंदी भाषा के रूपों के बारे में सीखा कि हिंदी भाषा के रूप आपके 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपकी लिखित भाषा, मौखिक भाषा और एक आपकी होती है सांकेतिक भाषा। उसके साथ में हमने सीखा कि भाषा की सबसे लघुत्तम छोटी इकाई क्या होती है, सबसे लघुत्तम इकाई क्या होती है, या भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी क्या होती है, तो वहाँ पर ध्वनि या वर्ण। उसके साथ में हमने सीखा कि भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या होती है, तो दोस्तों उसका जवाब था आपका शब्द। उसके बाद में हमने सीखा कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो दोस्तों उसका आंसर था आपका वाक्य। ये बातें हमने सीखी थी। फिर हमने सीखा कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है। तो वर्ण आपका जो टूट सकता है, लेकिन अक्षर आपका टूट नहीं सकता है। ये बात आप लोग जान चुके हैं। उसके साथ में आप लोगों ने सीखा कि आपका जो स्वर होते हैं, तो मूल रूप से हिंदी की यदि बात करते हैं तो हिंदी में स्वर की संख्या केवल आपकी कितनी होती है दोस्तों, तो 11 होती है। और यदि हिंदी में ये बात करें कि इन स्वरों की मात्राएं कितनी होती, तो मात्राएं आपकी दोस्तों जो है 10 होती हैं। और यहाँ से देखिए, आपको मैं एक प्रश्न आपको अभी बताऊंगा लास्ट में, तो उसको जरा आप लोग समझ लीजिएगा, उसको याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है। आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर स्वर के वर्गीकरण के बारे में। स्वर का वर्गीकरण, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि स्वर आपके कितने प्रकार से होते हैं और किस प्रकार से स्वर कितने होते हैं। इस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में अधिकांशतः पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपको ये पूछ लिया जाए कि उत्पत्ति के अनुसार स्वर कितने प्रकार के होते हैं, पूछ लिया जाए कि उच्चारण समय के अनुसार आपके स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो वो आपको बताया जाएगा। दूसरा कि होठों की स्थिति के अनुसार आपके स्वर कितने प्रकार के होते हैं, और आपका पूछाता है कि आपका जीवा स्थान के आधार पर आपके स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे कई तरीके से होते हैं जो हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। इसमें आप लोगों को जो स्वर का वर्गीकरण सीखना है, तो आपका 7 प्रकार से सीखना है। हम लोग स्वर का जो वर्गीकरण यहाँ पर सीखेंगे, तो आपका 7 प्रकार से सीखेंगे। याद रखिएगा, 7 प्रकार से है। सबसे पहले समझना है कि उत्पत्ति के अनुसार, सबसे पहला नंबर है आपका उत्पत्ति के अनुसार, कि उत्पत्ति के अनुसार आपका स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर ध्यान रखिए, उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों स्वर कितने प्रकार के होते हैं, इसी प्रकार का प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है। तो आपको यहीं से रखना याद कि 3 प्रकार के, क्या रखना है कि यदि पूछ लिया जाए कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, तो दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट भाषा में याद रखिए कि आपके 3 प्रकार के होते हैं। अब वो 3 प्रकार के कौन से होते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो आपका इसका पहला प्रकार हो जाता है यहाँ पर ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा आपका हो जाता है दोस्तों यहाँ पर आपका जो ये दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और तीसरा दोस्तों आपको हो जाता है संयुक्त स्वर। कौन सा तीसरा आपका, संयुक्त स्वर। तो पहला प्रश्न तो आपका यहीं से पूछता है कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका ह्रस्व स्वर होता है, उसके बाद आपके दीर्घ स्वर होता है, उसके बाद में आपका संयुक्त स्वर होता है। आइए अब जान लेते हैं कि आपका ह्रस्व स्वर कितने प्रकार का होता है या किसे कहते हैं। इसको बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि यही आपके शब्द अभी एक जगह और भी मिलेंगे, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम लोग इसको समझेंगे। पहले कौन सा, पहले नंबर पर जो आपका ह्रस्व स्वर के बारे में, ह्रस्व स्वर। तो ये कहते किसे हैं, सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पर समझना है कि उत्पत्ति के आधार पर, किसके अनुसार, आपका उत्पत्ति के अनुसार। तो देखिए ह्रस्व स्वर का मतलब होता है कि जिस स्वर के जन्म का पता ना चले, जिसे स्वर के जन्म का पता न चले, या ये ना पता हो कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है।
इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो वो सभी स्वर आपके कैसे हो जाएंगे दोस्तों, तो वो सभी स्वर आपको यहाँ पर ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आ जाएंगे। किसका, जिस स्वर के जन्म का पता न चले वो आपका कैसे स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में याद रखिएगा। इसमें देखिए कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आपको 4 नाम याद रखने हैं। कौन कौन से, एक तो ह्रस्व आ यानी कि लघु आ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपका ये छोटी ई जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके साथ में आपका ये छोटा ऊ हो जाता है, और उसके साथ में आपका ये री यानी कि ऋषि बाबा वाला री, ये आपके क्या हो जाएंगे, ह्रस्व स्वर के अनुसार आपके 4 हो जाएंगे। तो देखिए उत्पत्ति के अनुसार आपके ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो आपके 4 होते हैं। इनको यहाँ पर नाम याद रखना है, किसे कहते हैं कि जिसके जन्म का पता न चले। याद हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर दीर्घ स्वर। इसके बाद में क्या समझना हमें, दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए कि जिस स्वर का जन्म, ठीक है ना, जिस स्वर की उत्पत्ति 2 समान स्वरों से हुई हो, कि आपका जिस स्वर का जन्म आपका कैसा हुआ हो, 2 समान स्वरों के मेल से हुआ हो, 2 समान स्वरों के मेल से हुआ हो, वे आपका यहाँ पर क्या कहलाएंगे, दीर्घ स्वर कहलाएंगे। अब देखिए इनमें आपके कौन कौन से शब्द होंगे, तो इनमें आपके हो जाएंगे कौन सा, जैसे आपका छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर आपका क्या हो जाता है, बड़ा आ, ये एक आपका दीर्घ स्वर हुआ। इसी के बाद में समझेंगे, जैसे आपका ये छोटी ई होता है, और इसको भी यहाँ पर क्या बोलते हैं, छोटी ई होता है, ये बराबर आपके क्या हो जाती है, बड़ी ई हो जाती है, ये हुआ। उसके बाद में समझेंगे, जैसे आपका ये हो गया छोटा ऊ, उसके बाद में फिर से आपका छोटा ऊ, और ये बराबर आपका हो जाता है बड़का ऊ यानी कि आपका बड़ा ऊ, तो ये भी आपका क्या है, दीर्घ स्वर हो गया। याद रखिएगा। और देखिए आपके जो री होती है ना, ये ऋषि वाली, तो ये संस्कृत में तो इसकी बड़ी री होती है, लेकिन इसकी हिंदी में बड़ी री नहीं होती है। संस्कृत के स्वर में तो आपका ये बड़ा री होता है, लेकिन हिंदी में आपका बड़ा री नहीं होता है। तो आपके दीर्घ स्वर में संख्या केवल कितनी हो जाएंगी, आपकी 3। याद हो जाएगा। इसके बाद समझेगा यहाँ पर कौन सा हम लोग, संयुक्त स्वर। क्या समझना है, संयुक्त स्वर। तो देखिए संयुक्त स्वर आपके क्या होते हैं, बिल्कुल सिंपल होता है। जैसे कि आपका ये था, इसी तरीके से इसको भी समझेंगे कि जिस स्वर का जन्म, ठीक है ना, ये आपका जो स्वर, जो 2 असमान स्वरों के मेल से जन्मा हो, 2 असमान स्वरों के मेल से जन्मा हो, वो आपका कैसा हो जाएगा, तो वो दोस्तों आपका हो जाएगा संयुक्त स्वर। 2 असमान स्वरों के मेल से आपका जन्म हो, वो आपका हो जाएगा कैसा यहाँ पर, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पर संयुक्त स्वर। अब देखिए इनमें से आपके कौन कौन से होते हैं, तो इनको समझने के लिए रखना है। तो सबसे पहले छोटा आ प्लस आपकी ये छोटी ई, ये बराबर आपका हो जाता है ए, ठीक, एक तो ये हुआ। दूसरा यहाँ पर छोटा आ प्लस ये वाला ए, यहाँ पर अब हम लोग जो ले लेंगे तो बराबर हो जाएगा ये ऐ, ये ऐ इसको बोलते शुद्ध रूप से। उसके बाद में देखेंगे यहाँ पर छोटा आ प्लस आपका ये जो छोटा वाला ऊ, ये बराबर आपका हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा। इसके बाद छोटा आ यहाँ से लेंगे, और यहाँ से हम लोग जो है ये ऊ ले लेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा आपका औ, इस तरीके से। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए संयुक्त स्वर। ये आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए दोस्तों संयुक्त स्वर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें बड़ी आसानी से याद हो गई होंगी। बिल्कुल सिंपल है कि ह्रस्व स्वर का मतलब होता है जिसके जन्म का पता न चले, आपके ये 4 होते हैं, ध्यान रखिएगा। दीर्घ स्वर कि जिन स्वरों का जन्म 2 सामान्य स्वरों के मेल से होता है वो आपके दीर्घ हो जाते हैं। जैसे ये देख लीजिए 3 आपके दीर्घ होंगे, चूँकि ऋषि हिंदी में बड़ी नहीं होती, केवल आपके संस्कृत में देखने को मिलेगी। इसके बाद समझिए संयुक्त स्वर क्या होते हैं कि जिन स्वरों का जो आपका जन्म 2 असमान स्वरों के मेल से होता हो, या जो 2 असमान स्वरों के मेल से जन्मा हो, उसको वहाँ पर क्या कहेंगे, जो संयुक्त स्वर। जैसे देखिए छोटा आ प्लस छोटी ई बराबर ए हो गया, छोटा आ
ये प्लस ए, इसी को लिख लेंगे आगे, तो अब आई हो जाएगा। इसके बाद छोटा आ प्लस ऊ बराबर ओ, और छोटा आ प्लस ऊ बराबर आपका औ हो जाता है। छोटा आ प्लस ओ बराबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। क्लियर, याद रखना है सारी बातें बहुत अच्छे ढंग से। इसके बाद देखना आपका दूसरा क्या है, तो दूसरा आपको समझना है उच्चारण काल के स्थान पर या उच्चारण समय के आधार पर। दूसरा आपको समझना है कि उच्चारण समय के आधार पर, उच्चारण काल या उच्चारण समय के आधार पर। तो देखिए इसमें भी आपके स्वरों की संख्या वही होगी 3 जो आपके ऊपर थी, जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर आपके 3 स्वर, ऐसे उच्चारण काल या उच्चारण समय के आधार पर भी आपके 3 स्वर। अब ये 3 आपके स्वर दोस्तों कौन कौन से होंगे, इनको भी देख लीजिए, इसे यहाँ पर समझ लीजिए। पहला आपका हो जाएगा यहाँ पर इसी तरीके से आपका ह्रस्व स्वर हो जाएगा, ह्रस्व स्वर। दूसरा दोस्तों यहाँ पर आपको हो जाएगा दीर्घ स्वर हो जाएगा। और जो तीसरा दोस्तों होता है इसका नाम होता है प्लुत स्वर। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है यहाँ पर प्लुत स्वर। तो देखिए दोनों बातें याद रखनी, आपके किस किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3। उच्चारण काल या आपका उच्चारण समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3। याद हो जाएगा ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि उच्चारण काल या उच्चारण समय के आधार पर ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं। तो जब हम लोग इसको समझेंगे यहाँ पर कि उच्चारण काल या उच्चारण समय के आधार पर, तो यहाँ पर आपको याद रखना है इसके बारे में कि जिस स्वर को बोलने में या जिस स्वर के उच्चारण में, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि जिस स्वर के उच्चारण में कम से कम, ध्यान रखना क्या कहना है, कम से कम या आपका एक मात्रा का समय लगे। ध्यान रखना है किसका, एक मात्रा का समय लगे, तो वो स्वर आपके कैसे हो जाएंगे, तो वो स्वर आपके दोस्तों हो जाएंगे यहाँ पर ह्रस्व स्वर। ठीक, एक मात्रा का मतलब होता ये है कि जितना हमको इसको बोलने में समय लगता है वो समय आपका एक मात्रा का समय कहलाता है। इसको मतलब आपका ये ह्रस्व आपको बोलने में जो समय लगता है वो आपका एक मात्रा का समय लगता है। सिंपल सी बात है, आप लोगों को बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। अब देखिए जो आपके उत्पत्ति के आधार पर ह्रस्व स्वर थे वही आपका जो है उच्चारण काल या उच्चारण समय के आधार पर भी यहाँ पर ह्रस्व स्वर ही हो जाएंगे। यानी कि कौन कौन सा, आपका छोटा आ हो जाएगा, आपकी यहाँ पर छोटी ई हो जाएगी, आपका छोटा ऊ भी हो जाएगा, और ये आपके जो है ऋषि हो जाएंगे। ठीक है ना, ये आपके ह्रस्व स्वर होते हैं, चाहे तो उत्पत्ति के आधार पर पूछे, चाहे तो आपका उच्चारण काल या उच्चारण समय के आधार पर पूछे। दूसरा भैया बात करेंगे यहाँ पर किसका, दीर्घ स्वर की। दूसरी बात करनी है हमको यहाँ पर दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर क्या होते हैं आपको उच्चारण काल या आपके उच्चारण समय के आधार पर। तो बिल्कुल सिंपल है कि जिस स्वर के उच्चारण में आपका इसका ह्रस्व स्वर का दुगना समय लगे। समझ लीजिए कि जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का दो गुना समय लगे, तो वो आपके दोस्तों कैसे हो जाएंगे, तो वो आपका हो जाएगा वहाँ पर जो है दीर्घ स्वर। अब ये समझ लीजिए कि इसके अलावा जितने भी होते हैं वो सभी आपके जो है दीर्घ ही होते हैं। कैसे, क्योंकि देखो आपको इसके बनाने में यहाँ पर आपका डबल, इसको बनाने में डबल, इसको भी आपका बनाने में कैसा लगता है, डबल समय लग रहा है। इसको देखिए आपके बनाने में 2 स्वरों का समय लग रहा है, इसको भी बनाने में आपके 2 समय लग रहा है, इसको भी बनाने में आपका 2 स्वर लग रहा है। तो इस तरीके से आपका क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, आपका हो जाएगा यहाँ से कि पहले तो आपका ये बड़का आ यानी कि आपका बड़ा आ, ठीक है ना। इसके बाद में आपका हो जाएगा ये जो आपकी बड़ी ई, उसके बाद आपका हो जाएगा बड़ा ऊ। मैंने बताया कि आपका हिंदी में बड़ी ऋषि नहीं होती है, आपकी संस्कृत में ज़रूर होती है, और संस्कृत में जो होती है तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख देते हैं, आपकी बड़ी री हो जाती है। तो छोटे आपका बड़ा आ, बड़ी ई और आपका बड़ा ऊ, और इसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, ये ए, आई
और इसके बाद आपका ऊ, और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, औ। अब देखिए कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। इस तरीके से आपके ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, इस तरीके से आपके ये दीर्घ स्वर हो जाएंगे। तो याद रखिए। अब देखिए आपका प्रश्न किस तरीके से पूछेगा। यदि पूछे कि उत्पत्ति के आधार पर ह्रस्व स्वर कितने होते तो आपको बता देना 4। यदि पूछे उच्चारण काल या उच्चारण समय के आधार पर ह्रस्व स्वर कितने होते तो आपको बता देना है यहाँ पर 4। यदि पूछे कि उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर कितने होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, प्रश्न देखिए कैसा पूछ रहा है, उत्पत्ति के आधार पर का है तो आपको दीर्घ स्वरों की संख्या बता देनी कितनी, 3। यदि पूछे कि उच्चारण काल या उच्चारण समय के आधार पर आपके दीर्घ स्वर कितने होते तो इसकी संख्या आपको बता दें दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर, याद हो जाएगा। यदि यहाँ पर जैसे ये किसी का भी नाम न दे कि न तो उत्पत्ति के आधार पर न तो आपको उच्चारण काल के आधार पर, तो फिर वहाँ पर आपको विकल्प देखना है कि कौन सा ऑप्शन उसमें से दिया गया है। उसमें से आपका ये 3 वाला ऑप्शन दिया गया है कि यहाँ पर इसका जो आपका ये 7 वाला ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद यदि जैसे जिस ऑप्शन के अनुसार वो यदि दोनों दिए जाए तो फिर आपको यहाँ पर ये 7 वाला टिक कर देना है। याद हो जाएगा आपको कौन सा दोस्तों, आपको 7 वाला फिर टिक कर देना है। अब बात करते हैं यहाँ पर प्लुत स्वर की, बात करेंगे यहाँ पर किसकी, प्लुत स्वर की। तो प्लुत स्वर क्या होता है, तो देखिए इसका उदाहरण बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब आप लोग कभी डॉक्टर के यहाँ पर सुई लगवाने जाते हैं तो जब डॉक्टर सुई लगाता है तो उसमें एक आवाज़ निकलती है ना, ज़्यादातर ये आवाज़ बच्चों के मुंह से निकल जाती है और महिलाओं के मुंह से भी, लड़कियों के मुंह से भी निकलती है। मर्द क्योंकि मर्द होता है तो उनके मुंह से नहीं निकलती ज़्यादा, ठीक है। हाँ, बुरा मत मानिए, मैं कैसे मजाक कर रहा हूँ केवल। तो अगला देखिए आपका क्या है, ये प्लुत स्वर होता है। अगला यहाँ पर आपका प्लुत स्वर हो गया। तो इसका एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल सा है कि जब हम लोग कभी सुई लगवाते हैं तो सुई लगवाने में जो आई की आवाज़ निकल आती है, जहाँ पर लंबा खींच देते हैं, तो वही आपका प्लुत स्वर का एग्जाम्पल हो जाता है। ये समझ लीजिए कि जब भी किसी से लड़ाई झगड़ा गाली गलौज वगैरह होती है ना, तो जब हम लोग ऊंची आवाज़ में लंबा खींचते हैं तो वो आपका प्लुत स्वर का एग्जाम्पल हो जाता है। या कभी कोई व्यक्ति पता दूर दराज खेतों में होता है, जब उसको बुलाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा अपने गाँव घर या कहीं भी, तो जब भी किसी को बुलाते हैं तेज़ी से चला करके दूर के व्यक्ति को, तो वो जो लंबा खींचते हैं ना, तो वो आपका वहाँ पर प्लुत स्वर हो जाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है वो है ओम। ओम की जो ध्वनि होती है, ओम, वो जो लंबा खींचते हैं ना, तो वो आपका प्लुत स्वर का ही एग्जाम्पल है। आपने महसूस किया होगा कि जब कभी रामायण वगैरह लोगों के यहाँ पर होती है, आपकी रामचरितमानस वगैरह पढ़ी जाती है, तो कुछ लोग इस बाद के स्वर को ज़्यादा लंबा खींच देते हैं, तो वो भी वहाँ पर आपका प्लुत स्वर का ही उदाहरण होता है। आइए हम लोग इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि आपका प्लुत स्वर होता क्या है। तो बिल्कुल सिंपल है कि जिस स्वर के उच्चारण में, समझ लीजिए यहाँ से दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 3 गुना, ध्यान रखिए ह्रस्व स्वर का कितना टाइम लगेगा, 3 गुना, तथा आपके दीर्घ स्वर का व दीर्घ स्वर का 2 गुना समय लगे, तो समझ लीजिए कि वहाँ पर आपका कौन सा भैया स्वर होता है, तो वहाँ पर आपका हमेशा प्लुत स्वर ही होता है। और एक विशेष बात समझ लीजिए इसको, जैसे देखिए आपका जो ह्रस्व स्वर होता है इसका आपका एक चिन्ह होता है, ह्रस्व स्वर के एक आपका चिन्ह होते हैं, दीर्घ स्वर के आपके चिन्ह होते हैं। जैसे आपके इस तरीके से जो मात्राएं होती हैं ना, वो आपके चिन्ह हो जाते हैं, या इनको जो काउंट करने का एक आपका तरीका होता है। इस तरीके से हम लोग ह्रस्व और आपको दीर्घ को क्या करते हैं, गिन लेते हैं। लेकिन प्लुत स्वर का कोई आपका चिन्ह नहीं होता है, प्लुत स्वर का कोई आपका चिन्ह नहीं होगा। देखिए जैसे यहाँ पर आपके दीर्घ स्वर का ये बड़ा आ होता है, इसका चिन्ह होता है, छोटी इसका चिन्ह, इनके सबके आपके चिन्ह होते हैं, इनके सबके। लेकिन आपके दीर्घ स्वर, आपका जो प्लुत स्वर होता है उसका कोई चिन्ह नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। आई होप कि आप लोगों को सारी बातें यहाँ तक समझ में आगे होगी। आइए बढ़ते हैं हम लोग अब अपने अगले स्वर के वर्गीकरण की तरफ। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले वर्गीकरण की, जो है आपका जिह्वा स्थान के आधार पर।
जीवा स्थान के आधार पर। तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि उत्पत्ति के आधार पर आपके 3 प्रकार के, उच्चारण काल या उच्चारण समय के अनुसार भी आपके 3 प्रकार के। बस वही गिनती आपको यहाँ भी याद रख लेनी है कि जीवा के स्थान के आधार पर भी, जीवा स्थान के आधार पर भी आपके जो स्वर होते हैं तो आपके 3 प्रकार के होते हैं। देखिए हमने यहाँ पर जीवा लिखा है, यहाँ पर आपके 3 अक्षर लिखे हैं, 3 आपके वर्ण लिखे हैं, यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। तो जीवा स्थान के आधार पर भी आपके स्वर 3 प्रकार के हो गए। कौन कौन से? बिल्कुल सिंपल होता है, आपका होता है अग्रस्वर। आपका क्या होता है? अग्रस्वर। दूसरा आपका होता है दोस्तों मध्य स्वर, और तीसरा आपका होता है पश्च स्वर। पश्च स्वर याद हो जाएगा। जीवा स्थान के आधार पर आपके 3 प्रकार के स्वर, अग्रस्वर, मध्य स्वर और उसके बाद में आपका पश्च स्वर। अब इनको देखिए समझ लेते हैं कि आपका अग्रस्वर क्या होता है। तो बिल्कुल आसान है इसको भी समझना। अग्रस्वर को देखिए यहाँ पर जीव की बात हो रही है ना, जीव की बात है ना, और यहाँ पर क्या है? अग्रस्वर। अग्र का मतलब होता है आगे, अर्थात जो स्वर जीव के अगले भाग से बोले जाते हैं। जो स्वर जीव के अगले भाग से बोले जाते हैं तो आपके कैसे कहलाएंगे? वो आपके यहाँ पर अग्र स्वर के शब्द कहलाएंगे। इसको आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं कि जो स्वर जीव के अगले भाग से बोले जाए ना, जो स्वर जीवा के आगे वाले भाग से बोले जाते हैं। कहाँ से? आगे वाले भाग से बोले जाएं, बोले जाएं, आपके क्या कहलाएंगे? अग्रस्वर। अब इसमें देखिए आप लोग यदि बोलेंगे तो आप लोग समझेंगे, महसूस भी कर सकते हैं कि कौन कौन से आपके निकलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखें, जैसे बोले आ ई, तो ये जो आपका निकलता है ना ई, तो ये आपका भैया अगले वाले भाग से निकलते हैं। उसके बाद में और आगे आएंगे ऊ, तो ये आपका बीच में चला जाता है, वो सॉरी आपका पीछे चला जाता है, बीच में नहीं पीछे चला जाता है। और उसके बाद में जो आता है ए ऐ, तो ये जो होता है ना ए ऐ, तो ये भी आपका जीव के अगले भाग से ही बोला जाता है। कहाँ से भैया? तो जीव के अगले भाग से। ये 4 स्वर के नाम आपको याद रखने हैं, यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा समझेंगे यहाँ पर कौन सा है दोस्तों? मध्य स्वर। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा आपका पूछा जाता है मध्य स्वर, क्योंकि इसमें केवल एक ही है और केवल आपका कौन सा है? सबसे पहला वाला। तो ये देखो आप ये तो लिख लेंगे कि जो स्वर जीव के मध्य वाले भाग से, आगे वाली की जगह यहाँ पर क्या करेंगे? मध्य वाले भाग से बोले जाएं, याद हो जाएगा। तो इसमें केवल आपका एक ही उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, केवल ये छोटा वाला आ। ये छोटा वाला जो आ होता है ना, ये आपका हमेशा मध्य वाले भाग से ही निकलता है जीव के। तो बिल्कुल सिंपल है, सबसे ज़्यादा आपका प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कि मध्य स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं, या आपका कौन सा स्वर मध्य स्वर में आता है, या कौन सा स्वर आपका जीव के मध्य वाले भाग से बोला जाता है। बिल्कुल सिंपल है, केवल आपको यहाँ पर ये छोटा वाला आ जो है बोल देना है, बता देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों कौन सा? पश्च स्वर। कौन सा समझना हमको? पश्च स्वर। पश्च स्वर बिल्कुल सिंपल, इसकी डिफिनेशन आप लोग अपने मन से लिख सकते हैं कि जो स्वर जीवा के पीछे वाले भाग से बोले जाते हैं वो आपका क्या कहलाएंगे? पश्च स्वर कहलाएंगे। इसमें देखिए इन सब को छोड़ करके बाकी सबको लिख दीजिएगा, क्लियर, याद हो जाएगा आपको बड़ी आसानी से। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या क्या बचा था भैया? एक तो आपके बड़ा आ बचा था, है ना, ये तो दोनों हो गए थे। इसके बाद आपका ये बचे, इसके बाद आपका यहाँ पर ये बचा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो री होता है ना, तो री क्या है ना कि री आपका केवल एक भाग से नहीं निकलता है, वो आपके एक से ज़्यादा भागों से निकल जाता है। इसलिए हम लोग री को यहाँ पर कहीं भी काउंट नहीं करेंगे। अग्रस्वर, मध्य स्वर और आपका पश्च स्वर जो में आपका जो री होता है, तो री इनमें से किसी से भी काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद समझना है, तो बड़ा आ हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, इसके बाद ये हो गए, और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऊ हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपका अ हो जाएगा। ज़रा देखिए आपके कितने हो गए री को हटा करके? 10। एक यहाँ पर आपको और लिख लेना है, इसमें काउंट नहीं होता है लेकिन आपका चूंकि निकलता वहीं से,
काउंट नहीं होता है, लेकिन चूंकि निकलता वहीं से पीछे वाले भाग से है तो ये भी आपका पश्च स्वर के अंतर्गत ही आ जाता है। देखिए ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं आ, इसको बोलते हैं आगत स्वर। ध्यान रखिए, इसका नाम क्या होता है दोस्तों, इसका नाम होता है आगत स्वर, क्योंकि ये आपके हिंदी के वर्णमाला में, हिंदी के आपका जो स्वर है ना उसमें पहले से नहीं था। इसको हमने अंग्रेजी भाषा से लिया है। कहाँ से लिया है, अंग्रेजी भाषा से। देखिएगा ज़्यादातर अंग्रेजी के शब्दों में यहाँ पर इस तरीके का लगा देते हैं, जैसे कि मान लीजिए ऑल ऐसे करके लिखते हैं ना, ये ऊपर ऐसे करके अर्ध चांद बिंदी हम लोग इसको कभी कभी बोल देते हैं, है ना। लेकिन ये आपका कैसा स्वर होता है, आगत स्वर होता है। और इस आगत स्वर होने की वजह से हम लोग इसको अपने स्वर के जो संख्या होती है उसमें से काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये आया हुआ है, अंग्रेजी का मेहमान है और मेहमान हमारे घर का सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है, तो भैया तो मेहमान है, बना जरूर है, कब तक बना ये अलग बात है, जो है बेचारा जब तक अपमानित नहीं महसूस करेगा तब तक बना है। तो ध्यान रखिएगा। और आपका कैसा है, आगत स्वर है, और ये कहाँ से लिया गया है, अंग्रेजी से लिया गया है, लेकिन चूंकि आपके जीभ के पीछे वाले भाग से बोला जाता है इसलिए हम लोग इसको पश्च स्वर में काउंट कर लेते हैं, याद है। लेकिन री, जो ऋषि वाला री होता है ना, वो आपका किसी में भी नहीं आएगा, क्योंकि उसका उच्चारण स्थान जो होता है ये कई से निकल आता है, इसलिए इसमें काउंट नहीं करना है, याद हो जाएगा। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर जो है होठों के आधार पर, या होंठ के आधार पर, होंठ के आधार पर आपका जो है स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये देखिए अभी तक हमने सबको पढ़ा कितना, 3। अभी तक हमने सबको पढ़ा कितना, 3। जीवा स्थान के आपके आधार पर कितने, 3, ठीक है ना। और आपका जो है उत्पत्ति के आधार पर आपका 3, उच्चारण समय मात्रा काल के आधार पर आपके 3। अब यहाँ पर बात समझना, होठों के आधार पर तो आपके केवल 2। कितने पढ़ने, केवल 2। कौन कौन से, देखो जब हम लोग बोलते हैं, जब हम लोग स्वर को बोलते हैं तो बोलने में हमारे ओंठ, ध्यान से देखिएगा, कभी किसी के ओंठ जो होते हैं तो आपके ये तो ऐसे देखो आपके बन जाएंगे, है ना, गोल गोल बन जाएंगे। देखिए कला अच्छी नहीं है लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, है ना। या तो आप कैसे करके बिल्कुल जो पता गोल हो जाएंगे, और या तो आपके गोल नहीं होंगे। इसलिए जो होठों के आधार पर आपके स्वर होते हैं ना, तो केवल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक आपका हो जाएगा भैया वृत्ताकार, ठीक है, और दूसरा आपका हो जाएगा अवृत्ताकार। क्लियर है, एक आपका कौन सा हो जाएगा, वृत्ताकार, और दूसरा आपका हो जाएगा कौन सा, अवृत्ताकार। मतलब जिनको बोलने में होंठ आपके गोल गोल हो जाते हैं तो आपका वृत्ताकार, और बाकी सब आपके किस में आ जाएंगे, अवृत्ताकार। अब जरा आप एक बार वीडियो को पॉज करके बोलिए कि कौन कौन से स्वर को बोलने में आपको गोल हो रहा है होंठ, एक बार कोशिश करिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। बाकी फिर मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ, एक बार लेकिन कोशिश ज़रूर करिए, है ना, बिल्कुल। तो देखिए होंठ के आधार पर कौन कौन से, आप लोग जब बोलेंगे ऊ, ये जो आपका छोटा वाला ऊ, इसके बाद में बोलेंगे ये आपका बड़ा वाला ऊ, फिर बोलेंगे यहाँ पर ओ, फिर बोलेंगे यहाँ पर औ, ये जो आपके होते हैं ये सभी आपके दोस्तों वृत्ताकार हो जाते हैं। अब बाकी के जितने भी होते हैं सब आपके अवृत्ताकार हो जाते हैं। याद हो जाएगा मुझे लगता है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो जैसे आपका ये छोटा वाला आ, बड़ा वाला आ, छोटी वाली ई, और इसके बाद में आपकी बड़ी वाली ई, फिर यहाँ पर ए, आपका यहाँ पर आई, यहाँ पर ऋषि, ठीक। ये सब आपके कैसे हैं, अवृत्ताकार, ये आपके पूरे कैसे हैं, वृत्ताकार। तो देखिए वीडियो दोस्तों ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए हम केवल अभी 4 नंबर तक देख रहे हैं। बाकी के आपके जो 3 बचे हैं हम उसको अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, आपने यदि वीडियो अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे उनको ज़रूर आप लोग देखिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको हिंदी का पूरा कोर्स उपलब्ध कराएंगे, बिल्कुल A to Z, और आपको पूरा ऑथेंटिक मिलेगा और एक एक बात आपको समझ में आएगी। और यदि आप पूरे मन से देख रहे हैं तो मैं आपको वादा करता हूं कि आपको बातें याद भी हो रही होंगी। यदि आप लोग कभी दोबारा देखेंगे तो आपको पहले से पता चल जाएगा कि अब आगे क्या होने वाला है। जैसे एक बार मूवी देख लेने के बाद में होता है ना कि हम पहले से बताने लगते हैं कि वो हीरो आएगा उस हीरोइन को जा करके पकड़ेगा, ठीक है ना। इस तरीके की लाइक दैट स्टोरी तमाम होती है ना, हम लोग बताते रहते हैं। तो ऐसा कुछ आपको दोबारा देखने में फील होगा। आप लोग एक बार देखने के बाद दोबारा ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए यदि आप पहली बार आए हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और वेट करिए अगली वीडियो का। ओके, थैंक यू।